अच्छा अब देखिए सवाल क्या है, वो कहते हैं इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम कौन से होते हैं, ऐसे कॉलम। इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम इज डिफाइंड एज अ कॉलम हैविंग सेम क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ along both strong and weak axis। वो कहते हैं ऐसा कॉलम जिसकी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ जो आप निकालते हैं, जो फीसीएफसीआर फीसीपीएन निकालते हैं, वो कहता है दोनों एक्सिस पर, स्ट्रॉन्ग पर भी और वीक पर भी एक जैसी आ जाए, हम कहते हैं इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम है। In other words, for an equal strength column, KL over R ratio, slenderness ratio, along both the axes should approximately be the same। अगर KL और R सेम आ गई है x एक्सिस के अबाउट भी y एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में कॉलम की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, इसको कहेंगे इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम। The material of the column is used more efficiently if this criteria is satisfied, which results in the most economical column design। अगर याद रखें जब भी आप कॉलम डिजाइन करें, अगर मोस्ट इकोनॉमिकल कॉलम डिजाइन करना हो, हमें इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम डिजाइन करना चाहिए। फायदा क्या होता है, जब दोनों एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ एक जैसी आ रही है, तो जितना मटेरियल उस सेक्शन को बनाने में तैयार हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, वो सारा मटेरियल आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। अदरवाइज अगर एक एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ ज्यादा, एक अबाउट स्ट्रेंथ वीक है, तो हम वीक स्ट्रेंथ पे डिजाइन कर रहे होते हैं ना। तो जो स्ट्रॉन्गर एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो हमारी वहां पर क्या कहते हैं, सब सरप्लस के तौर पे पड़ी रहती है। इसलिए हमें वो जो है मटेरियल 100% यूटिलाइज। यार ये मेहरबानी करो, किसको तक हुआ अब यहाँ पे वो इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है। वो कहता है कि यानी कि के एक्स एल एक्स और आर एक्स अगर के वाई एल वाई और आर वाई के बराबर हो जाएं, दोनों डायरेक्शन की स्ट्रेंथ रेशियो बराबर हो, तो हम कहते हैं इक्वल स्ट्रेंथ है। अच्छा अब इसको चेक करने का तरीका, वो कहता है अगर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, देखें आर एक्स इसको इधर ले आते हैं और के वाई एल वाई को इधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, आर एक्स और आर वाई इज इक्वल टू के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई। देखो ऊपर एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर वाई है तो इधर भी वाई है। क्लियर, आर एक्स और आर वाई इज इक्वल टू के एक्स एल एक्स और के वाई एल वाई। वो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई रेशो आर एक्स और आर वाई रेशो के बराबर हो जाए, हम कहेंगे कॉलम हमारा क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम। सो फॉर एन इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ gyration, देखें रेशियो ऑफ रेडियो gyration इन द टू डायरेक्शन should be equal to the ratio of effective length in the two direction। के एक्स एल एक्स क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ KL, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों की रेशियो के बराबर होती है। सो अब इसको एडजस्ट करने के लिए काम क्या करते हैं, ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। जो वीक एक्सिस उसमें ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि KLX का प्रोडक्ट और KY इनके रेशियो सेम हो जाए। ब्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट द अबव इक्वेशन इज अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाइड। इसको सेटिस्फाई कराना है। द रेशियो RX और RY इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ ब्रेसिंग। मतलब जो ब्रेसिंग हमने डिजाइन करनी है कि कहाँ पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करें, उसमें RX और RY रेशियो को मेन क्राइटेरिया रखते हैं। Knowing KXLX and RX over RY ratio, the required effective unbraced length along y axis may be determined as follows। वो कहता है मिसाल के तौर पे हमें पता हो what is RX over RY, ये भी पता हो KXLX पता हो, तो KYLY हम निकाल सकते हैं कैसे, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले, KYLY is equal to KXLX over RX over RY। कहता है अब इससे आपको ये पता चल गया कि मुझे अनब्रेस्ड लेंथ कितनी रखनी है y एक्सिस पे, KYLY is KXLX over RX over RY। बस जब ये पता चल गया अनब्रेस लेंथ बनानी है, तो उसके मुताबिक आप क्या करें, ब्रेसिंग की पोजीशन मेंशन कर दें कि मुझे एक ब्रेसिंग देनी है, दो देनी है, क्रॉस देनी है, क्या देनी है। तो इस बेस पर आप डिजाइन कर सकते हैं इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम। इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम ये सबसे इकोनॉमिकल कॉलम होता है कंप्रेशन मेंबर में। ठीक है जी, अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3.3 है, a 9 meter long column in a frame structure is to resist an axial factored compressive load of 1600 kilonewton। एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, अब ये ट्रस नहीं, फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसके कॉलम डिजाइन करने लगे, वर्टिकल कॉलम। ट्रस हमने पढ़ ली है सारी, ट्रस में यही दो काम थे। अच्छा अच्छा, कंप्रेसिव लोड ऑफ 1600 किलो, इसमें कंप्रेसिव लोड लगा है 16 एक्सियल कंप्रेसिव लोड फैक्टर्ड, ये है भी फैक्टर्ड, देख रहे हैं एक्सियल फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड ऑफ 1600 किलोन्यूटन। assume the bottom end of the column to be pinned, कॉलम का बॉटम का पिन ले लें, and top end to be fixed, टॉप पर फिक्स ले लें, in both direction, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। ये एंड कंडीशन दे दी है ताकि k की वैल्यू डिसाइड कर लें। the column is braced at L/3, बुक में लिखा है एट इट्स थर्ड पॉइंट अलोंग वीक एक्सिस। तो L/3 इज द थर्ड पॉइंट। एक कॉलम को
3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हर एक टुकड़ा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहलाएगा, 1/3। इसलिए लिखते हैं यहाँ पे द कॉलम इज ब्रेस्ड एट L/3 हाइट along weak axis. Assume that there is no side sway between the top and the bottom points. Design a wide flange section using W section. Wide flange section means W section. Using A36 steel and AIC specification. LRFD AIC specification use करनी, A36 steel use करनी है, इस कॉलम को डिजाइन करना है। मैं इसको अब जरा क्विकली गो थ्रू कराऊंगा। देखिए, buckling of the column with braces results in rotation of the main member at the brace point and lateral bracing does not prevent this rotation। वो कहते हैं जब भी आप ब्रेसिंग, तो ये मैंने थ्रेडिंग में पढ़ाया था, जब ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या, तो रोटेशन हो जाती है। अब जब आपने 2 ब्रेसिंग देखे ना, एक कॉलम को 1/3 यानी 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वो ना, ये दो जगह पे ब्रेसिंग प्रोवाइड कर दी, तो ये ऐसे कर्वेचर आएगी, रिवर्स कर्वेचर। Hence midpoint may be considered just like a hinge for that direction। अब देखिए इसमें क्या हुआ ब्रेसिंग आने से, अबाउट वाई देखें बकलिंग ऑफ कॉलम अलोंग वीक एक्सिस, वीक एक्सिस पे ब्रेसिंग प्रोवाइड की है, स्ट्रॉन्ग एक्सिस पर कोई ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं की। ये बात समझना है, जहां समझ रहे हैं मुझसे पूछ लेना। उसने कहा था कि जी बॉटम पे पिन है, देखें पिन लगाइए, टॉप पे क्या है, फिक्स है, टॉप पे क्या है, फिक्स है। अब ये दो ब्रेसिंग अलोंग वीक एक्सिस आ गई, KX LX में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज वन स्ट्रेट कॉलम इन X डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रॉन्ग एक्सिस। अलोंग वीक एक्सिस वी हैव दीज 2 ब्रेसिस। अब ब्रेसिंग क्या करती हैं, इस पॉइंट पर रोटेशन अलाउ कर देती हैं जहां ब्रेसिंग होती है। इसका मतलब ये एज ए पिन एक्ट करता है पॉइंट। तो अब ये जो वाई एक्सिस, इसमें मेरा कॉलम कितने से डिवाइड हो गया, 3 में। एक ये टुकड़ा हो गया, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये। अब देखें इसमें, देखें इसकी एंड कंडीशन ये कि टॉप पे फिक्स है, बॉटम पे पिन है। इसकी एंड कंडीशन क्या है, पिन और पिन। इसकी कंडीशन क्या है, पिन एंड पिन। बात वाज़ेह हुई है कि नहीं? अब तीनों की एंड कंडीशन देखना, फिक्स पिन, पिन पिन, पिन एंड पिन। हाँ जी, कोई मसला यहाँ तक? यस सर। Hence midpoint, उसका midpoint may be considering just like a hinge for that direction. अच्छा, however lateral translation or sway of the central point is almost zero। lateral होगी क्यों, उससे पहले कहता कि sway नहीं होता। देखो अब उसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर, उसने टॉप हाफ ऑफ द कॉलम बकलिंग इन वीक डायरेक्शन, टॉप पे ये देखिए फिक्स, नीचे क्या आ गया हमारे पास, हिंज। अच्छा, अब इसने यहाँ पे L/2 लिख दिया है बाय मिस्टेक, दिस इज बेसिकली L/3। If you move to the book, it's more better। यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। L/3 है सर। L/3 पे चले जाएं, बुक पे ठीक है, यहाँ पे जरा गलती लिख है। देखें L/3, टॉप हाफ ऑफ द कॉलम L/3 फिक्स एंड हिंज, बॉटम हाफ एंड सेंट्रल कॉलम बकलिंग। वो कहता है बॉटम हाफ लें चाहे सेंट्रल लें, दोनों की एक ही कंडीशन है। क्या ख्याल है, ऐसे नहीं? ये देखें, ये टॉप हाफ, ये बॉटम हाफ, ये सेंट्रल। बॉटम पे पिन पिन है, ये भी पिन पिन है, इसलिए दोनों सेम लिख दी। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में, इन वीक डायरेक्शन। और कॉलम बकलिंग इन मेजर एक्सिस डायरेक्शन, वो टॉप पे फिक्स है, बॉटम पे हिंज है, एक ही है। इसमें एलयू कितना है, 9 मीटर। इसमें एलयू कितना है, 9 मीटर मेजर एक्सिस पे। माइनर एक्सिस पे क्या है एलयू, 3 मीटर। एक ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। क्या ख्याल है, सही बता रहा हूँ गलत है? ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये दोबारा भी 3 मीटर होगा, और ये 9 मीटर होगा अलॉन्ग द मेजर एक्सिस। बस ये चीज मेन देखनी होती है कि आया आपकी एलयू लेंथ चेंज तो नहीं हो गई, ब्रेसिंग प्रोवाइड करने की वजह से हमारी लेंस मॉडिफाई हो गई है। क्लियर यहां तक बात? अब आगे वही काम है, देखें पीयू 1600 किलोमीटर गिवन है, डब्ल्यू सेक्शन के लिए आर एज्यूम कितना लेते हैं, 90 ले लिया, FCR देखा, ए रिक्वायर्ड निकाल लिया उसी तरीके जैसे पहले करके आए हैं। अब यहाँ पे के चेंज हो रहा है आपका, के देखें, के वाई कहां से देखेंगे, डिजाइन एड से, डिजाइन एड से। मेरे ख्याल में पेज नंबर ये आ गया, यही है ना डिजाइन एड पे। अच्छा जी, कौन सा कॉलम टेबल यूज करेंगे, टेबल फॉर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के, बकल शेप ऑफ द कॉलम, दिस इज एंड, ये आ गया हमारे पास। ब्रेस साइड स्वे प्रिवेंटेड, हमने ये देखना है, अनब्रेस नहीं देखना। ब्रेस्ड है ना हमारा, साइड स्वे प्रिवेंटेड है, परमिटेड नहीं है। ऐसे है ना, उसने कहा था टॉप और बॉटम में आपस में कोई स्वे नहीं है, लेटरल मूवमेंट नहीं है। अच्छा, अब एक तरफ फिक्स, ये देख, अब ये जरूरी नहीं है कि टॉप पे फिक्स है बॉटम पे हिंज है तो और होगी कंडीशन, बॉटम पे हिंज है टॉप पे फिक्स और नो, एक एंड पे फिक्स एक पे हिंज, कंडीशन इज सेम फॉर द बकल शेप। अब हमारा जो टॉप साइड है या मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस में टॉप हाफ और मेजर एक्सिस में होल कॉलम, ये एंड कंडीशंस है। क्या ख्याल है,
ये एंड कंडीशन है, फिक्स एंड हिंज। यहाँ पे देखिए कितना थ्योरेटिकल 0.7 एंड डिजाइन, वो कहते डिजाइन करने के लिए कितना ले 0.8 ले। समझ आ गई बात, के कहां से आया? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा अब देखें यहाँ पे वापस उसने कहा जी के वाई 0.8 फॉर टॉप पोर्शन, ठीक हो गया। के वाई इज 1 फॉर बॉटम पोर्शन, बॉटम एंड मिड दोनों के लिए के वाई की वैल्यू 1 होगी। हिंज एंड हिंज, ये देखें ये हिंज है, ये भी हिंज है। इसमें देखें थ्योरेटिकल के भी 1 है और डिजाइन के भी 1 है। क्लियर होगी बात? डिजाइन के भी क्या है? 1 है। वाज़ेह हुई बात बेटा कि नहीं? यस सर। अच्छा आधा जब और ये हमारे पास के की वैल्यूज आ गई। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछें? सर यहाँ तो आ गया सर ये तकरीबन। जो अब इसने यहाँ पे लिखा कि ये 1.0 इज क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल? देखें जब मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो के एल का आंसर कम आएगा। के एल का आंसर क्या आएगा? कम आएगा हमारे पास। ऐसे है ना, 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं और जब मैं 1.0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो के एल का वैल्यू आंसर ज्यादा आएगा। हमारी ग्रेटर वैल्यू क्रिटिकल होती है, इससे उसका के की वैल्यू 1 अगर यूज करें तो ज्यादा क्रिटिकल आंसर देगा। इसमें बकलिंग ज्यादा होगी, इसमें बकलिंग कम, तो हम इस पर अगर क्रिटिकल ले लें तो ये हम डिजाइन कर लें, ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन सेफ हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। बात बात होगी। अगली बात कहता है एआईसी स्पेसिफिकेशन रिकमेंड्स केस 1 फॉर ब्रेस्ड कॉलम। उसने कहता है कि एआईसी ने स्पेसिफिकेशन में रिकमेंड भी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे डिजाइनर में नहीं लिखा हुआ आई थिंक। हाँ ये देखें, वो कहता है कि साइड से प्रिवेंटेड तो के को वे 1 ले लें, बेहतर यही है। फॉर पार्शियली स्टेन्ड एंड्स व्हेन साइड स्वे इज प्रिवेंटेड के इज टेकन एज 1.0। कहता है वैसे भी उसने रिकमेंड किया, हम लेंगे भी क्रिटिकल वैल्यू को, के की वैल्यू क्या है 1 हमारे पास क्रिटिकल है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया। और के एक्स कितना होगा? के एक्स वो सेम 0.8, के एक्स भी 0.8। अब इसमें 1 नहीं लेंगे। समझ आ गई बात? तो उसने कहा इसको केस यूज के एक्स इक्वल 1.0 बिकॉज 1.0 इज मोर क्रिटिकल। एएस की रिकमेंडेशन है कि आप क्या करें, ब्रेस्ड कॉलम में के की वैल्यू 1 ले लें, तो के की वैल्यू के एक्स भी 1 यूज कर लें। आएगी एक्चुअल डिजाइन वैल्यू 0.8 है लेकिन हम यूज क्या करेंगे 1। अब देखें के वाई एल यू वाई निकाल रहे हैं, के वाई एल यू वाई। अब एल वाई डायरेक्शन में 3 पोर्शन थे, इनमें क्रिटिकल पोर्शन कौन सा है? बॉटम पोर्शन। तो बॉटम पोर्शन में उसने देखा 1 into 9/3 L/3, आंसर 3.0 मीटर। और के एक्स एल एक्स में 1 into 9 मीटर। अब देखें के वाई एल वाई 3 मीटर हो गया, के एक्स एल एक्स कितना हो गया 9 मीटर। अब निकालते हैं रेशो, के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई इज इक्वल टू अगेन 3। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी अहम बात लिखी, उसने कहा पैसे करें। अब अगर आप इक्वल स्ट्रेंथ कॉलम लेना चाहते हैं, हेंस आर एक्स और आर, ये देखें ये आर एक्स और आर के बराबर था ना फार्मूले में हमने जो ड्राइव किया, आर एक्स और आर। ये देखें मैं दिखाता हूँ, ये लिखा है आर एक्स और आर इज इक्वल टू के एक्स एल एक्स ओवर के वाई एल वाई। जब ये हमारे पास हो गया, उसने कहा हेंस आर एक्स और आर वाई ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन क्लोजर टू 3.0 विल बी प्रेफरेबल। वो कहता है ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करें जिसकी आर एक्स और आर वाई रेशो 3 के करीब करीब हो, 3 के करीब करीब हो, प्रेफरेबल वही होगा। तो उसने यहाँ पे अब डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं, W360/72, 360/91, 310/86, 310/97 बेस्ड ऑन द एरिया। ठीक है, ओपन टेबल से तो उसकी रेशियो निकाल लिखिए। अब देखिए इनमें 3 के करीब कौन सी वैल्यू? ये वाली। वो कहता है इस सेक्शन को बेहतर, द फर्स्ट ऑप्शन हैज एरिया लेस देन द अज्यूम्ड रिक्वायर्ड एरिया वैल्यू। देखिए एरिया रिक्वायर्ड कितना था? 10,925, जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी 9,100। हमने कहा था कि ए सिलेक्टेड कंप्रेशन मेंबर में शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, प्लस माइनस में थोड़ी सी कम भी हो थोड़ी ज्यादा भी हो सके। वो कहते हैं ये हमें नजर आ रहा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, हमारे पास एरिया अब्ज्यूम्ड वैल्यू से कम है, बट आर एक्स और आर वाई इज क्लोज टू 3.0। दिस मे बी ट्राइड एज फर्स्ट ऑप्शन, द अदर ऑप्शंस आल्दो हैव ग्रेटर एरिया मे फेल। वो कहते हैं उनका एरिया बेशक ज्यादा है
लेकिन इस रेशो की वजह से फेल हो सकती हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेव करना जरूरी होता है। तो ट्रायल सेक्शन उसने पहला ले लिया 372, इस पर देखो चेक लगाए हैं, चेक अप्लाई किए, लैम्डा सेटिस्फाई है फ्रेंच में भी वेब में भी, फिर KXLY निकाले 62 एंड 61 सेम ऑलमोस्ट, 62 इज क्रिटिकल, R62 के अगेंस्ट FCFCR निकाली, FCPN निकाली, गम्स 1670 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 1600 किलो न्यूटन, तो हमारा सेफ हो गया। बात हुई कि नहीं? यस सर। एक नोट लिखा है, कहता है इन दिस एग्जांपल एरिया ऑफ द क्वालिफाइंग सेक्शन इज लेसर देन द assumed required area. This is only because of selecting the equal strength column. Further, by using the column selection table, the criteria of equal strength is automatically satisfied. वो कहता है अगर आप column selection table यूज करें तो equal strength criteria automatically satisfy होता है। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको column selection table पढ़ाई थी उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ को चेक कर रहे होते हैं, दोनों एक्सिस के अबाउट उसके क्राइटेरिया को इक्वलाइज करके देखते हैं कि आया स्ट्रेंथ सेम है या नहीं है। तो कॉलम सेक्शन टेबल से कहता है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होता ही है, लेकिन अगर आप ओपन टेबल से डिजाइन प्रॉपर्टीज टेबल पे जा रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ